सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखिए, प्रेशर इज प्रेशर। आप जब पढ़ाई करते हैं तो आपके ऊपर सिलेबस कवर करने का प्रेशर होता है, बिकॉज आपको पता है इतना सारा सिलेबस है जो कवर करना है। ऐसे ही अगर आप लैंड पर खड़े हुए हैं तो आपके ऊपर खूब सारा एटमॉस्फेयर है। आप समझिए, आपके ऊपर एटमॉस्फेयर का एक कॉलम है और इसी एटमॉस्फेयर के आपके ऊपर जो वेट पड़ रहा है इसी को हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। देखिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम मिली बार में नापते हैं। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर हाइट के साथ घटता है एंड जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे आपके ऊपर एटमॉस्फेयर की जो वॉल्यूम है वो कम होती जाएगी एंड इसीलिए जैसे जैसे आप हाइट इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है। सो दिस इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो एग्जांपल के तौर पे अगर आप इस लेडी को देखें तो इसके ऊपर राइट नाउ इतना सारा एटमॉस्फेयर है, तो उसका वेट यहां पर लेट से x है। अब ये लेडी थोड़ा सा ऊपर चली गई तो उसके ऊपर एटमॉस्फेयर की वॉल्यूम कम हो गई, यानी कि अब वेट जो होगा उसके ऊपर कम हो जाएगा, इसलिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर विद हाइट जो है वो डिक्रीज करता है। प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग। नाउ आप देख सकते हैं कि ये जो बॉटल है इसको सबसे पहले माउंटेन पर क्लोज कर दिया गया है, यानी कि माउंटेन के ऊपर अंदर और बाहर प्रेशर इक्वल था। ये माउंटेन की स्लोप मान लेते हैं हम, दिस इज द स्लोप ऑफ द माउंटेन। आप धीरे धीरे नीचे आ रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर अंदर और बाहर प्रेशर बिल्कुल इक्वल था, तो बॉटल अपनी शेप को मेंटेन किए हुए थी। लेकिन आप जैसे ही माउंटेन के यहां से यहां आते हैं आपके ऊपर एटमॉस्फेयर की वॉल्यूम इंक्रीज हो जाती है एंड जैसे ही आपके ऊपर एटमॉस्फेयर की वॉल्यूम इंक्रीज हो जाती है वैसे ही बाहर का प्रेशर एक्स्ट्रा कुछ हो जाता है और अंदर तो उतना ही रहता है बिकॉज आप उसको सील कर चुके हो, तो यहां प्रेशर हाई हो जाता है, इसलिए बॉटल थोड़ी सी मुड़ गई। आप अंदर और स्लोप के और नीचे आते हैं तो यहां पर बाहर का प्रेशर और हो जाता है लाइक दिस एंड आप देख सकते हैं दोस्तों, दिस इज द सिचुएशन। गेटिंग द पॉइंट। तो हाइट के साथ अगर आप हाइट इंक्रीज करते हैं तो प्रेशर डिक्रीज करता है और जैसे जैसे आप हाइट को डिक्रीज करते हैं प्रेशर जो है वो इंक्रीज करता है। नाउ गाइस, प्रेशर की एक बहुत ही सिंपल डेफिनेशन ये है, व्हाट the weight exerted by atmosphere is known as atmospheric pressure. Secondly, what is wind? देखिए, wind आप कह सकते हैं is a function of atmospheric pressure. देखिए, moving air is wind basically. तो सबसे पहले आप समझें कि horizontal movement of air is called wind और जो wind है वो हमेशा हाई प्रेशर के एरिया से लो प्रेशर के एरिया की तरफ चलती है। अब विंड के ऊपर 3 टाइप्स ऑफ फोर्सेस लगती हैं। द नंबर 1 इज पीजीएफ यानी कि प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, द सेकंड इज कोरियोलिस फोर्स एंड द थर्ड इज फ्रिक्शनल फोर्स। प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग। तो व्हेन यू टॉक अबाउट ऑल ऑफ दीज फोर्सेस तो आपको एक बात समझ में ये आती है कि जो बेसिक एक्टिवेटिंग फोर्स है विंड को जनरेट करने की, दैट इज प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स यानी कि पीजीएफ। नाउ द प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स इज ऑलवेज फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। आप ये समझिए यहां पर प्रेशर बहुत हाई है, यानी कि लैंड के आसपास आपको एक्सेसिव अमाउंट में एयर दिख रही है और यहां पर प्रेशर लो है, यानी कि यहां पर आपको एयर का डेफिसिट दिखता है। तो हमेशा जो एयर है वो सरप्लस के रीजन से डेफिसिट के रीजन में मूव करेगी और इसलिए एयर हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करती है। माय डियर फ्रेंड्स, प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग। नाउ नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज कोरियोलिस फोर्स। देखिए, कोरियोलिस फोर्स अर्थ की रोटेशन की वजह से लगने वाली फोर्स है। आप ये बात समझिए कि कोरियोलिस फोर्स अर्थ की रोटेशन की वजह से क्रिएट होती है एंड नॉर्थ हेमिस्फीयर में वो विंड को राइट यानी कि आपके जिस डायरेक्शन में जा रहे हो उसके राइट की तरफ डिफ्लेक्ट करती है, वहीं सदर्न हेमिस्फीयर में ये डिफ्लेक्शन लेफ्ट हैंड की साइड पर होता है। इसी को हम फेरेल का लॉ कहते हैं। तो दिस इज अर्थ, तो डिफ्लेक्शन इज टुवर्ड्स राइट, यहां पर लेफ्ट। अब ये बनती क्यों है, लेट अस टॉक अबाउट दिस। तो अगर आप अर्थ की बात करें तो ये जो सरकमफ्रेंस है वो अबाउट 40,000 किलोमीटर के आसपास है। देख रहे हैं आप थोड़ा सा ऊपर आ जाएं 45 डिग्री के आसपास तो ये जो है 20,000 रह जाएगी। अगर आप पूरा सर्कल करें अर्थ का, ठीक है, और आप और ऊपर जाएंगे ये आई थिंक ओनली 10,000 रह जाएगी। गेट मी पॉइंट। तो अगर आप इस पॉइंट पर खड़े हुए हैं और अर्थ यहां पर रोटेट कर रही है तो यानी कि 40,000 डिवाइडेड बाय 24 करेंगे तो आपको स्पीड आ जाएगी। इस पॉइंट की स्पीड कितनी है, गेटिंग पॉइंट। तो आई थिंक इसकी स्पीड 1600 समथिंग किलोमीटर पर आवर आ जाएगी, 666 किलोमीटर पर आवर। गेटिंग पॉइंट। यहां पर अगर आप डिवाइड करेंगे 20,000 को बाय 24
तो आई थिंक यहाँ पर 1200 किलोमीटर पर आवर स्पीड। तो अब जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं आपकी रोटेशनल स्पीड कम हो रही है। गेटिंग माय पॉइंट? तो मान लीजिए यहां पर ये विंड ऐसे जा रही है। गेटिंग माय पॉइंट? तो अगर आप ऐसे जा रहे हैं, यहां पर आपको स्पीड तेज दिख रही है, यहां पर स्पीड थोड़ी कम है। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये देखिए इस पेन को, ये स्पीड हायर है, ये स्पीड लोअर है। तो यहां स्पीड हायर है, यहां लोअर है। ये हाथ तेज चल रहा है, ये हाथ स्लो चल रहा है। तो क्या होगा? डिफ्लेक्शन हो रहा है, नहीं हो रहा? देखिए, तो यही डिफ्लेक्शन को आप कोरियोलिस फोर्स कहते हैं, जो कि यहां पर राइट हैंड साइड में लगती है और यहां पर लेफ्ट हैंड साइड में लगती है। तो कोरियोलिस फोर्स की वजह से हमेशा जो विंड है वो कर्व होती हुई आपको नजर आती है। इसके साथ साथ अगर आप कोरियोलिस फोर्स की बात करें तो उसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं थ्रू दिस फॉर्मूला, दैट इज 2 ओमेगा इंटू वेलोसिटी इंटू साइन थीटा। थीटा यह है लैटिट्यूड, यानी कि आपकी वेलोसिटी जितनी तेज होगी डिफ्लेक्शन उतना ज्यादा होगा, प्लस इक्वेटर के पास ये जीरो होगी बिकॉज साइन जीरो इज जीरो एंड साइन 90 डिग्री इज मैक्सिमम, यानी कि पोल्स पर ये मैक्सिमम होगी। इसी के ऊपर यूपीएससी ने इस साल क्वेश्चन भी पूछा था। नेक्स्ट लास्ट आता है दोस्तों आपकी फ्रिक्शनल फोर्स। देखिए फ्रिक्शनल फोर्स लगती है जब विंड मूव करती है सरफेस पर, एंड जब विंड मूव करती है सरफेस पर तो वो रॉक से टकराती है, ट्री से टकराती है एक्सेट्रा, एंड जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो उस पर लगती है। तो फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में लगती है विंड के मूवमेंट के। अगर आप प्लेन सरफेस पर हैं, जैसे कि सी के ऊपर हैं, तो वहां पर फ्रिक्शनल फोर्स कम होती है एज कंपेयर टू लैंड। इसीलिए आप देखेंगे कि ओशंस में विंड्स अनअबेटेड चलती रहती है। दैट इज क्वाइट क्रिटिकल थिंग। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों वर्ल्ड ओवर कौन कौन सी प्रेशर बेल्ट्स क्रिएट होती हैं। देखिए जहां भी गर्मी पड़ती है वहां पर आपको हमेशा एक लो प्रेशर बेल्ट बनती हुई नजर आती है। लो प्रेशर बेल्ट पर हमेशा विंड ऊपर की तरफ इस तरह से उठती है एंड ऊपर अप ट्रोपोपॉज के पास जाकर डाइवर्ज हो जाती है। यानी कि अगर नीचे लो प्रेशर क्रिएट होगा तो ऊपर एक काउंटरिंग हाई प्रेशर हमेशा क्रिएट होता है। इसको हम साइक्लोनिक कंडीशंस कहते हैं या फिर जोन ऑफ कन्वर्जेंस कहते हैं। नेक्स्ट जहां भी हाई प्रेशर क्रिएट होता है, ज्यादातर हाई प्रेशर कोल्डर रीजन्स में क्रिएट होता है बिकॉज जो एयर है वो हैवियर हो जाती है और नीचे की तरफ बैठना शुरू कर देती है। इस तरीके से आप देखेंगे ग्राउंड से ये विंड्स बाहर की तरफ जाती हैं एंड इसको आप एंटी साइक्लोनिक कंडीशंस कहते हैं या फिर जोन ऑफ डाइवर्जेंस कहते हैं। तो दिस इज वेरी क्रिटिकल थिंग। नाउ वर्ल्ड ओवर कुछ प्रेशर बेल्ट्स क्रिएट होती हैं बिकॉज ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ कोरियोलिस फोर्स, दैट इज रोटेशन ऑफ द अर्थ। देखिए इक्वेटर के पास काफी ज्यादा गर्मी पड़ती है एज यू ऑल नो, तो यहां पर इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट क्रिएट होती है जिसको आप डोल्ड्रम्स या फिर आईटीसीजी कहते हैं। उसके बाद 30 डिग्री के आसपास सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट क्रिएट होती है जिसको आप एक हॉर्स लैटिट्यूड कहते हैं। बिकॉज पुराने टाइम में जब यूरोपियंस अफ्रीका या फिर एशिया आते थे, इंडिया आते थे, तो वो इस बेल्ट को क्रॉस करते थे जहां पर बहुत ही कम विंड्स मूव होती थी। पुराने टाइम में जो शिप्स हैं वो विंड से चलती थी, विंड ड्रिवन होती थी। अब इससे प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये होती थी दोस्तों, यहां आकर वो फंस जाते थे बिकॉज यहां पर विंड ही नहीं होती थी। तो उनको अपनी शिप का वेट कम करने के लिए हॉर्सेस को, घोड़ों को फेंकना पड़ता था। बिकॉज आपको पता है कि इंडिया के अंदर नेचुरली घोड़े नहीं मिलते थे, तो जो हॉर्सेस थे दे वर आर एक्सपोर्ट ऑफ यूरोपियन कंट्रीज उस टाइम पर। तो घोड़ों को यहां पर फेंका जाता था, इसलिए इसको हॉर्स लैटिट्यूड कहा जाता है दोस्तों। उसके बाद आप ऊपर जाएंगे 60 डिग्री के आसपास तो आपको एक टेम्परेट लो प्रेशर बेल्ट देखने को मिलती है और उसके बाद पोल्स के पास आपको पोलर हाई प्रेशर बेल्ट देखने को मिलती है बिकॉज यहां पर काफी ज्यादा ठंड पड़ती है। अब जो विंड की मूवमेंट है सरफेस पर वो हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर होगी, यानी कि विंड इस तरीके से यहां से यहां मूव करेगी। फाइन, तो आइए एक बार हम विंड्स के बारे में देखते हैं और शिफ्टिंग ऑफ प्रेशर बेल्ट्स के बारे में भी हम समझते हैं। ठीक है, तो देखिए यहां पर लो प्रेशर था तो विंड ऊपर की तरफ उठी और उसके बाद आप देख रहे हैं ऊपर की तरफ विंड उठेगी तो वो ऊपर जाकर डाइवर्ज करेगी और हाई प्रेशर के पास ये नीचे की तरफ आप देख रहे हैं डिसेंड करेगी, क्रिएटिंग अ हाई प्रेशर बेल्ट। तो सबसे पहली प्रेशर बेल्ट जो क्रिएट होती है, यहां पर आप देखेंगे जो सेल क्रिएट होता है वो है हेडली सेल। दोनों ही तरफ आपको हेडली सेल दिखता है और यहां पर ये जो विंड मूव करती हुई आपको नजर आ रही है इस डायरेक्शन में, ये है आपकी, जी हां, ट्रेड विंड्स। इसको आप नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स कहते हैं। देखिए जब भी आप विंड की नेमिंग करेंगे तो विंड की नेमिंग हमेशा डायरेक्शन के बेसिस पर होती है, जिस डायरेक्शन से विंड ओरिजिनेट हो रही है। अगर वेस्ट से ईस्ट विंड आ रही है तो आप उसको वेस्टर्ली कहेंगे और ईस्ट टू वेस्ट जा रही है तो आप उसको ईस्टर्ली कहेंगे। प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग। फाइन, तो उसके ऊपर आपको फेरल सेल देखने को मिलता है। ये आपका फेरल सेल है दोस्तों, ये आप क्लियरली देख सकते हैं।
और उसके ऊपर आपको पोलर सेल देखने को मिलता है। तो 3 सेल्स क्रिएट होते हैं और तीनों ही सेल्स में आपको डिफरेंट डिफरेंट विंड्स देखने को मिलती हैं। यहां पर आपको ट्रेड विंड्स देखने को मिलती हैं, यहां भी ट्रेड विंड्स जो इस डायरेक्शन में मूव करती हैं। फाइन। यहां पर आपको वेस्टर्लीज देखने को मिलती हैं जो कि इस डायरेक्शन में मूव करती हैं। देखिए साउथ हेमिस्फीयर में ओशन का पार्ट ज्यादा है एंड लैंड मास कम है, इसलिए फ्रिक्शनल फोर्स यहां पर काफी कम लगती है वेस्टर्लीज के ऊपर, और अनएबेटेड वेस्टर्लीज यहां पर फ्लो करती हैं। 40 डिग्री के आसपास इनको हम रोरिंग 40s कहते हैं इन दी साउथ हेमिस्फीयर। 50 डिग्रीज के आसपास आप इसको फ्राइटनिंग 50s कह देते हैं, और 60 डिग्रीज के आसपास आप इसको श्रैकिंग 60s कह देते हैं। ठीक है, तो वेस्टर्लीज यहां पर अनअबेटेड ओशन के ऊपर मूव करती हैं, यानी कि वेस्टर्लीज ऑफ साउथ हेमिस्फीयर इज मोर कंसिस्टेंट देन द वेस्टर्लीज ऑफ द नॉर्थ हेमिस्फीयर, बिकॉज यहां पर फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा लग रही है, लैंड मास ज्यादा है। और ऊपर आपको देखने को मिलती है पोलर ईस्टर्लीज। इन सभी विंड्स की डायरेक्शन काफी इंपॉर्टेंट है, इन पे कोरियोलिस फोर्स कैसे काम कर रहे हैं ये भी समझना काफी इंपॉर्टेंट है। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द मूवमेंट ऑफ द प्रेशर बेल्ट, तो वो समझनी हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ये सभी विंड्स मैंने यहां पर आपको लिखकर दे दी हैं, बनाकर दे दी हैं, जो ग्राउंड पर यहां पर इन सेल्स में चलती हैं। ट्रेड विंड्स हेडली सेल में चलती है, वेस्टर्ली फेरल सेल में चलती है, और पोलर ईस्टर्लीज ऑफ कोर्स पोलर सेल में मूव ऑन करती है दोस्तों। अब ये प्रेशर बेल्ट्स किस तरीके से शिफ्ट होती हैं विद द मूवमेंट ऑफ सन, ये देखते हैं दोस्तों। ये सन है हमारा, देखिए इक्वेटर के ऊपर सनलाइट 90 डिग्री का एंगल बनाती है ड्यूरिंग द इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स मार्च में और सितंबर में होता है। तो ये सिचुएशन लेट्स से कि मार्च की है। उसके बाद यही जो सन है आप देखेंगे ये नॉर्थवर्ड मूव कर जाता है, यानी कि अब जितनी भी प्रेशर बेल्ट्स हैं वो नॉर्थवर्ड मूव कर गई, ये देखिए। वहीं दोस्तों उसके बाद वापस सितंबर में सन नीचे आ गया, सभी प्रेशर बेल्ट वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ गई, और दिसंबर में सन वापस नीचे चला गया, सारी प्रेशर बेल्ट वापस से नीचे पहुंच गई। इसको हम एक साथ अब देखते हैं। देखिए सन की मूवमेंट के साथ सारी प्रेशर बेल्ट्स ऊपर की तरफ मूव कर गई। जी हां, ऑल ऑफ द प्रेशर बेल्ट्स दे ड्रिफ्ट टुवर्ड्स द नॉर्थ पोल ड्यूरिंग जून, यानी कि जब आप मार्च से जून में जा रहे हैं तो ये सिचुएशन है। देन जून टू सितंबर ऑल द प्रेशर बेल्ट्स दे कम टू देयर ओरिजिनल पोजीशन, एंड उसके बाद आप देखेंगे दिसंबर में, क्योंकि जो सन 90 डिग्री का एंगल बनाएगा वो बनाएगा कहां पर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर, तो ऑल द प्रेशर बेल्ट्स दे शिफ्ट टुवर्ड्स द साउथ पोल। आप देख सकते हैं दिस इज द सिचुएशन। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये पूरी स्टोरी बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है समझनी, किस तरीके से ये प्रेशर बेल्ट्स क्रिएट होती हैं, बनती हैं, ड्रिफ्ट होती हैं, इनके अंदर विंड सिस्टम वर्ल्ड के बनते हैं। सो दिस इज व्हाट इट इज इन दिस चैप्टर गाइस। बाय, टेक केयर, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन।